जी मेरे गहरे मित्र हैं, लेकिन मैं करूं क्या जब जब कोई जिसके विरुद्ध अपराध का मुकदमा दायर हुआ हो, वो अगर ये कहने लगे कि भैया जिसने मुकदमा दायर किया हुआ है उसको सजा दो, तो फिर हमको कुछ न कुछ बात कहनी ही पड़ेगी। अपराध का मुकदमा तो इसलिए नहीं, अब आपको टोका नहीं, आपको टोका नहीं। आप खेमका पर बात कर रहे हैं, खेमका को नष्ट करने वाले, उसका कैरियर बर्बाद करने वाले आप ही लोग हैं और उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। काला धन जो है कांग्रेस के शासन काल में देश और विदेश दोनों जगह फैला। 10 महीने की सरकार आई है, उस पर काले धन पर ये आवाज उठा रहे हैं। बड़ी विचित्र हालत है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन काल में भ्रष्टाचार चरम पर चढ़ गया और कांग्रेस भ्रष्टाचार पर बात कर रही है। सुनिए ना, कांग्रेस भ्रष्टाचार, कांग्रेस के राज में जो है सारे रिकॉर्ड को तोड़ चुका है था, वो भ्रष्टाचार पर बात कर रही है। अब हम लोग जरा, इसलिए मैं कह रहा हूं ना, अब हम लोग जरा इस पर आए। देखिए 10 महीने सरकार बनने के बाद अगर कोई कार्यकारिणी होती है तो जाहिर है उस पर कार्यकर्ताओं की, उनके समर्थकों की, देश के जागरूक लोगों की, विपक्षियों की, विदेश की, सबकी नजर रहती है कि आखिर भाजपा वहां से क्या संदेश देती है। ये इस नाते ये महत्वपूर्ण कार्यकारिणी थी। उस पर उठाए जाने वाले प्रश्नों का क्या उत्तर देती है, विपक्ष के आरोपों का कैसे जवाब देती है, अपनी सरकार के 10 महीने के कार्यकाल पर क्या मत प्रकट करती है, जिन मुद्दों कदमों पर विवाद खड़ा हुआ है उसके बारे में वहां से क्या ध्वनि निकलती है, वो अपने कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास कैसे बढ़ाती है। तो ये इस समय इनके सामने ये सारे प्रमुख एजेंडा थे। और आप जानते हैं जो जिससे एक वातावरण जैसे बनाया गया है, जैसे हमारे इलियास साहब ने और हमारे जो है कांग्रेस के हमारे शर्मा जी ने, दोनों ने जैसे कहा कि इस प्रकार का एक देश में फैला है कि नरेंद्र मोदी चुनाव के पहले जो लोकप्रियता हासिल थी, उनको लेकर जो उम्मीदें थी वो धीरे धीरे 10 महीने में घटी है। तो जाहिर है पार्टी को उसके बारे में भी कहीं ना कहीं एक संकेत और संदेश। एक सेकंड, नहीं, अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। नहीं, सरकार की छवि कमजोर हो रही है, खासकर भूमि अधिग्रहण के कानून में संशोधन को लेकर के जो विपक्षी दलों ने हमला किया है, किसान विरोधी क्या सबक दिया है, उसका भी उसको जवाब देना था। तो इसलिए ये सारे चीज थे। तो हम 3 पक्ष में इसका उत्तर तलाश सकते हैं। तो अध्यक्षीय भाषण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता के बीच भाषण, आज अंतिम भाषण, वहां से पारित प्रस्ताव, वहां हुए घटनाक्रम, ये चारों चीजों पर आपको गहराई से जब विचार करेंगे ना, तब आपको आएगा। जैसे अमित शाह ने जो भाषण दिया, उसके 4 प्रमुख पक्ष थे। उसमें चारों वक्ता ने कहा है कि जो 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, कोई खास चीज नहीं, तो मैं तो बता रहा हूं, जो वक्ता कह दिया आपको उससे क्या फर्क पड़ता है। वो पार्टी के लोग हैं, कह रहे हैं ना। ऐसा तो 2 दिन तक वहां बैठ करके ना सब झाल नहीं बजा रहे थे। वहां झाल बजाने से भी कुछ मिलता है। आदमी साहब तो बोले कि झाल ही बजा, वहां कहते ऐसा है। सुनिए, सबसे पहला नहीं, न्यूज चैनल पे मैं एक सर्वे देख रहा था, आज दिन में मैं देखा हूँ, उसमें डाइवर्ट क्यों करते हैं न्यूज चैनल के सर्वों से। शर्मा जी आई रेस्पेक्ट, शर्मा 5% तक कम। राम अवतार जी, वी रेस्पेक्ट यू, बट ये जो चंगू मंगू 250 चैनल है, ये रोज तो मैं अपनी बात कर रहा था, उसमें आप लोगों ने रोक दिया। और आपकी पार्टी, माफ कीजिएगा, ऑफिशियली कह चुकी है कि हम इस किस्म के फ्रॉड, जिस किस्म के ये सर्वे होते नहीं मानते। अब आपके पक्ष में नहीं है, किसी के फेवर से खिलाफ है। मैं ये कह रहा हूं कम से कम ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी 0 पर आ गई, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं केवल कार्यकारिणी पर बात कर रहा हूं कि उनके सामने कार्यकारिणी में जो एजेंडे थे उस पर वो खरे उतरे कि नहीं उतरे, उसका असर क्या होगा, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप लोग अलग चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले अमित शाह ने जो ये भाषण में जो कहा कि हमने सबसे बड़ा जो काम किया है कि कांग्रेस के शासन में जो पॉलिसी पैरालाइसिस थी, एक आरोप लग रहा था सरकार काम नहीं कर रही थी और भ्रष्टाचार थी, तो हमने कम से कम 10 महीने में इन दोनों चीजों को खत्म किया है कि हमारे यहां कोई पैरालाइसिस नहीं है, लकवा नहीं मार गया है, सरकार निर्णय कर रही है और 10 महीने में हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। तो एक अध्यक्ष के नाते यह जवाब विपक्ष को भी अपने कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक
था। दूसरा, जो उन्होंने कहा कि जो कुछ असल में विपक्ष उसकी आलोचना कर रही है, यह कार्यकर्ताओं के लिए भी था, विपक्ष के लिए भी था कि हम पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे नहीं। और तीसरी बात जो उन्होंने कही कि कोई कुछ भी करे भैया, अपन को तो 10 से 20 साल तक शासन करना है। देखिए वो गुजराती है इसलिए हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। उनका कहना था कि 20 साल तक तो हमको कोई छू ही नहीं सकता है। अब हम भी नहीं स्वीकारेंगे, कोई नहीं मानेगा कि कोई पार्टी का नेता भविष्यवाणी कर दे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के अंदर, अपने समर्थकों के अंदर आप एक आत्मविश्वास पैदा करते हैं कि भाई परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल नहीं है। ये एक अध्यक्ष का दायित्व था और उस दायित्व पर वो खरे उतरे हैं, एक आश्वस्त किया है। जरा ये एक और कर लूं ना, ये एक राजनीतिक बयान था और एक राजनीतिक बयान कांग्रेस को ये कहना कि भैया हमारी जो कमी ढूंढते हो, पहले जरा अपने नेता को ढूंढ के ले आओ ना, जिसको भविष्य में जिसको बागडोर देना है। तो पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ मुद्दे अपने कार्यकर्ताओं के लिए देती है, तो वो कार्यकर्ताओं के लिए मुद्दे दे दिया कि कांग्रेस अगर आलोचना करती है तो अभी तत्काल जब तक राहुल गांधी नहीं आते आप इससे जवाब दे दो। अब इसका असर क्या? अब आ जाइए मोदी के समय बाद मोदी ने उन एक एक विषय पर तथ्यों के साथ अपना मत रखा है जिस पर कि प्रश्न उठाए जा रहे थे, क्योंकि सबसे ज्यादा ध्यान उन्हीं पर था। अपनी जनसभा में उन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, उन सारी आलोचनाओं की धज्जियां उड़ाई, उन तथ्यों के साथ जनता को यह समझाने का प्रयास किया कि जिस उम्मीद और विश्वास से आपने हमें चुना, हम उस पर पूरी तरह खड़े उतरे हैं। उन्होंने काले धन की पूरी डिटेल बात की कि हमने पहले से लेकर G20 तक क्या काम किया, हम ला रहे हैं। उन्होंने भूमि सुधार और किसानों पर बात की, विदेश नीति पर बात की, कांग्रेस और विपक्षी दलों पर बात की, भूमि अधिग्रहण विधेयक पर विस्तार से बात किया। तो इसलिए ये कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से एक सफल कार्यकारिणी मानी जाएगी। उसका असर क्या होता है ये हम बाद में कहेंगे। और सबसे जो वहां दो बड़े निर्णय हुए हैं वो हुए हैं कि हमारी पार्टी में कार्यकर्ता निर्माण की प्रक्रिया रुक गई थी। कम से कम 15 लाख ऐसे लोगों को प्रशिक्षण देकर हम कार्यकर्ता बनाएंगे जिससे कि वो पार्टी के लिए बड़े स्तंभ साबित हो सके। और सामाजिक एकता की बात केवल वहां अंबेडकर जी की ही नहीं हुई है, वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती मनाने का भी एक बड़ा फैसला हुआ है। तो नजरअंदाज फिर क्यों किया जा रहा है? ये बुजुर्ग देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी, आप सब लोग जानते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती गोवा कार्यकारिणी में न जाकर के और पार्टी और देश में बने हुए मोदी के माहौल के विपरीत खड़ा होकर के किया। वही रणनीति उनको खत्म कर चुकी है। लाल कृष्ण आडवाणी को बोलने के लिए किसी ने रोका नहीं था, केवल उनको यह कहा गया था कि इस समय भाषण में आपको इतना ही है कि जरा कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़े और विपक्ष को जवाब मिले। इस पर कंसंट्रेशन सभी नेताओं को कहा गया था कि इस कार्यकारिणी का हमारा पूरा जो फोकस होगा वो होगा कि देश में कार्यकर्ता समर्थकों का आत्मविश्वास बनाए रखना और विपक्ष को जवाब देना। इसके बाहर की कोई बात इस कार्यकारिणी में नहीं होनी चाहिए, यह था। अब आडवाणी जी को कहा गया, उन्होंने स्वयं इनकार कर दिया बोलने से। जाहिर है उनके मन में कुछ था, लेकिन यह विषय लंबे समय तक चलेगा कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी वहां क्यों नहीं बोले। मेरा मानना है कि लाल कृष्ण आडवाणी अगर बोलते तो अच्छा रहा था, लेकिन यह उनका खुद का निर्णय था। पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। देखिए आडवाणी जी क्यों नहीं बोले, मैं बतलाता हूँ। पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा? देखिए आडवाणी